हाथ जोड़कर विनती है, बचा लो मेरे भारत को। 2024 बनेगा मोदी सरकार के लिए काल, संभलने की जरूरत। क्या भारत पर मंडरा रहे हैं आर्थिक संकट के बादल? क्या 2025 तक पाएगी मोदी सरकार? क्या 2029 से पहले ही हो जाएंगे चुनाव? क्या इमरजेंसी जैसे हालात फिर से देखेगा भारत? क्या होने वाला है आने वाले 2025 में? सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? क्या पीएम मोदी इस्तीफा देंगे या अपना कार्यकाल पूरा करेंगे? क्या 2025 बनकर आएगा पीएम मोदी का काल? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आज से करीब 49 साल पहले भारत ने वो दौर देखा था जिसे भुलाया नहीं भुलाया जा सकता। 25 से 26 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से साइन करने के साथ ही देश में पहली इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। इंदिरा गांधी रेडियो पर पूरे देश को इमरजेंसी का फरमान सुना रही थी, जिसने पूरे देश को विवाद की आग में झोंक दिया था। इंदिरा गांधी को कोई भी नियम बनाकर देश चलाने जैसा अधिकार मिल गया। उनके सभी विरोधियों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। लोग दाने दाने को मोहताज होने लगे और दंगे फसाद, किसी को भी उठाकर जेल में डाल देना, यह जैसे आम बात हो गई। लेकिन दोस्तों, 1975 की यह इमरजेंसी शायद उतनी खतरनाक नहीं थी जितना भयानक समय 2025 के बाद आने वाला है। जी हाँ, भयानक समय जो न सिर्फ आर्थिक रूप से भयानक होगा बल्कि लोगों को सामाजिक तौर पर भी चोट पहुंचाएगा। आप नोटिस कर रहे होंगे, बीते कुछ सालों से महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। सब्जियों, पेट्रोल, डीजल, गैस सब कुछ महंगा हो रहा है। हर चीज पर डबल ट्रिपल टैक्स जा रहा है, लेकिन कमाई ना के बराबर है और लगातार घट रही है। अगर ये सब जल्द ही रोका नहीं गया तो आने वाला समय बहुत ही ज्यादा खराब आने वाला है, न सिर्फ भारत की जनता के लिए बल्कि मोदी 3.0 सरकार के लिए भी। लेकिन हाँ, ये कैसे? जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाख मुश्किलों को पार करते हुए तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन एक नहीं अनेकों ऋषियों का कहना है कि यह कार्यकाल उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। सरकार को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें सबसे पहला तो देश का युवा ही है। मौजूदा समय में रोजगार को लेकर, अग्निवीर योजना को लेकर, लगातार लीक हो रहे पेपर को लेकर युवा वर्ग सरकार से खास नाराज चल रहा है। हालांकि एग्जाम्स को पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार युवा वर्ग को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। इसलिए युवा अभी भी सरकार से नाराज हैं। ज्योतिषाचार्यों, संत ऋषियों की माने तो ये नाराजगी आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगी। और सिर्फ युवा वर्ग में ही नहीं बल्कि व्यापारिक वर्ग में भी सरकार के खिलाफ नाराजगी देखने को मिलेगी। हाल ही में आया बजट तो आपने देखा ही होगा, जहां युवाओं को कुछ राहत, स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्कीम्स के जरिए देने की कोशिश की गई है, लेकिन व्यापारिक वर्ग के लिए कुछ खास नहीं सोचा गया। और सबसे ज्यादा झटका तो शेयर मार्केट को लगा है, जहां लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर पहले 10% टैक्स लिया जाता था, अब वही बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। जबकि शॉर्ट टर्म पर 20% टैक्स। इस वजह से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स भी सरकार से खासा नाराज हैं। सरकार से सवाल किए जा रहे हैं कि जब मार्केट में लॉस होता है तो सरकार कुछ क्यों नहीं कहती, लेकिन थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो तो अपना हिस्सा मांगती है। ऐसे में सरकार को सोचने की जरूरत है, क्योंकि ज्योतिषाचार्यों की माने तो आने वाले समय में स्टॉक मार्केट बम बनकर फटेगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले तिनकों की तरह बह जाएंगे। अगर जल्द ही सरकार ने इन मुद्दों के बारे में नहीं सोचा तो आने वाला समय आर्थिक रूप से लोगों की कमर तो तोड़ेगा ही, सरकार की जड़ें भी हिलाकर रख देगा। जी हाँ, ज्योतिषाचार्यों की माने तो अगर सरकार यूं ही युवाओं, व्यापारियों, मार्केट को छोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करती रही तो 2025 में हो सकता है कि मोदी 3.0 सरकार धाराशाही हो जाए।
जी हाँ, सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं कि मोदी 3.0 सरकार 5 साल तक नहीं टिक पाएगी, वो सच साबित हो सकते हैं। हालांकि इसके पीछे की वजह सरकार की अनदेखी ही नहीं होगी, बल्कि अंदरूनी कमियां भी होंगी। आप तो जानते ही हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी एनडीए के दूसरे दलों की मदद से प्रधानमंत्री बने हैं, जिसका रिजल्ट हमें बजट में देखने को मिला, जहां बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी बड़ी सौगातें, योजनाएं और मोटा इन्वेस्टमेंट दिया गया है, जबकि बाकी के राज्यों को कुछ खास बजट में नहीं दिया गया। यदि आने वाले समय में एनडीए के दल और ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे और भाजपा अपनी सरकार बनाए रखने के लिए इनकी मांगें पूरी नहीं करेगी, वरना ऐसा हो सकता है कि गठबंधन के अंदर से ही विरोध की आवाज़ बुलंद हो जाए। वहीं इस बार विपक्ष भी मजबूत है। 2014 और 2019 के चुनाव में विपक्ष के पास इतनी सीटें नहीं थी, वो इतना मजबूत नहीं था, जिस वजह से सरकार ने 3 कृषि कानून, नए आपराधिक कानून जैसे नए फैसले न सिर्फ लिए, बल्कि बिना किसी रुकावट के लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भवन से भी पास करवा लिए। लेकिन अब सरकार को कदम कदम पर रुकावटें फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए सीएए और बुलेट ट्रेन जैसे फैसलों की जगह सरकार को युवा, व्यापारिक वर्ग और आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो मुसीबतें इस ओर उठने वाली हैं वो ना उठें। क्योंकि अगर भारत के हालात बिगड़ें तो इतने ज़्यादा बिगड़ जाएंगे कि इन्हें काबू करना मुश्किल हो जाएगा। लोग दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे, पैसा जेब से लगभग गायब हो चुका होगा। जो अमीर है वो सरवाइव कर भी जाएं तो गरीबों का हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। लॉकडाउन में तब भी मदद मिल गई थी, लेकिन अब अगर इस बार हालात बिगड़े तो कोई मदद करने वाला नहीं होगा। ऐसे में सरकार के खिलाफ देश की आवाज़ बुलंद होगी। सरकार इन परिस्थितियों को संभाल नहीं पाएगी और देखते ही देखते समय आ जाएगा जब मोदी 3.0 धराशायी हो जाएगी। पीएम मोदी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, जिसका एक मुख्य कारण उनकी उम्र भी बनेगी, जो 2026 में 75 वर्ष हो जाएगी। यानी भारतीय जनता पार्टी के नियमों के खिलाफ दरअसल भाजपा में एक नियम है कि कोई भी राजनेता 75 वर्ष की आयु के बाद काम नहीं करेगा, उसे रिटायरमेंट लेना होगा या दे दिया जाएगा। इस नियम के हिसाब से पीएम मोदी भी पद से हटने का दबाव झेल सकते हैं। उन पर भी रिटायरमेंट का दबाव बनेगा। ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर हो सकता है पीएम मोदी इस्तीफा दे दें और सरकार गिर जाए और 2029 में होने वाले चुनाव 2025 के बाद या 2026 या 27 में ही आयोजित कर दिए जाएं। अगर ये चुनाव होते हैं तो जीत चाहे जिसकी भी हो, हालात बहुत ज़्यादा खराब होने वाले हैं। देश का माहौल पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और देश में अराजकता, विवाद बड़े पैमाने पर फैलेंगे। धर्म का नाश कर दिया जाएगा, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी, राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो जाएगी, रोजगार लगभग खत्म हो जाएंगे, कंपनियां लोगों की छटनी करेंगी। इस तरह जिनका रोजगार है वो भी छिन जाएगा और जिनके पास नहीं है उनके मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वर्तमान समय में सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, बुलेट ट्रेन, सीएए पास करने से ज़्यादा ध्यान 2 चीज़ों पर देना है। सबसे पहले तो ऐसे काम करने ताकि युवाओं को रोजगार मिलता रहे। दूसरे, देश की फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाया जाएगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, उन्हें काम मिले और इनकम हो। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद देश की फाइनेंशियल कंडीशन को भी संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसी तरह से लोगों पर टैक्स लगाया जाता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों के सब्र का बांध टूट जाएगा और ये गुस्सा किसी सैलाब की तरह पूरे देश में फूट कर सामने आएगा, जिसे संभालना तो सरकार के बस में होगा नहीं, ना ही खुद लोगों के। ऐसा नहीं है कि 2024 के बाद आर्थिक मुसीबत की बातें मौजूद ज्योतिषाचार्य ऋषि मुनि ही कर रहे हैं, बल्कि बुल्गारिया की महासंत बाबा वेंगा ने भी हजारों साल पहले कह दिया कि 2024 में या इसके आसपास दुनिया गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर सकती है। बता दें कि बाबा वेंगा बचपन से ही देख नहीं सकती थी, लेकिन उनके पास जो दिव्य शक्ति थी, जिसके बल पर उन्होंने आने वाले कल को न सिर्फ देखा बल्कि कई भविष्यवाणियां भी की, जिनमें से ज्यादातर आज सच साबित हो चुकी हैं, जैसे इंदिरा गांधी की मौत। आर्थिक मंदी 2024 के लिए बाबा वेंगा ने चेतावनी दी थी। आतंकी हमले होंगे और रूस के मॉस्को सहित भारत और अन्य देशों में ऐसा हो भी रहा है। भारत में जम्मू कश्मीर इस साल जैसे आतंकियों का बन गया है। वैसे दोस्तों, इस मामले में आपको क्या लगता है? क्या 2025 वाकई में खतरनाक है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।